नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 7 से 16 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहली खबर है बाल्टिक सुरक्षा। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने बाल्टिक देशों जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के लिए $200 मिलियन की सुरक्षा सहायता मंजूर की है। अगली खबर है खेल जगत से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेवरिक को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। अगला खबर है भारत कनाडा संबंध। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्रीडम कन्वॉय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। अगला है खबर आईसीसी बनाम डोनाल्ड ट्रंप। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की जो इजराइल गाजा मामले में कोर्ट की कार्रवाई के जवाब में थे। अगला है भारतीयों का निर्वासन। अमेरिका से 119 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विमान 15 फरवरी को अमृतसर पहुंचा। अगली खबर है नाइजर की उपलब्धि। नाइजर रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। तो क्या है रिवर ब्लाइंडनेस, ये जान लेते हैं। तो रिवर ब्लाइंडनेस एक परजीवी रोग है जो ओंकोसर्कवा बोलबुलस नामक कीड़े के कारण होता है। प्रसार की बात करें तो यह रोग ब्लैक फ्लाई काली मक्खियों के काटने से फैलता है जो बहती नदियों के किनारे प्रजनन करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह खुजली, त्वचा के खराब होने और स्थायी अंधापन का कारण बन सकता है। प्रभाव। दुनिया भर में इसके 99% मामले उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। नाइजर ने यह सफलता कैसे हासिल की। तो नाइजर की यह यात्रा लगभग 50 साल पहले शुरू हुई थी। इसकी सफलता के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। सामूहिक दवा वितरण। नाइजर ने प्रभावित क्षेत्रों में इवरमेक्टिन दवा का व्यापक वितरण किया। यह दवा परजीवी के लार्वा को मार देती है और प्रसार रोकती है। द कार्टर सेंटर जैसे संगठनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मक्खियों का नियंत्रण। नदियों के पास कीटनाशकों का छिड़काव करके ब्लैक फ्लाई की आबादी को नियंत्रित किया गया। निगरानी और परीक्षण। देश ने दशकों तक कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और निगरानी की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा है। इस उपलब्धि का महत्व। तो अफ्रीका के लिए मिसाल। अब तक यह माना जाता था कि अफ्रीका में इस बीमारी को खत्म करना असंभव है। नाइजर ने साबित कर दिया कि सही राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य रणनीति से इसे जीता जा सकता है। WHO का सत्यापन। WHO के महानिदेशक ने नाइजर की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बड़ी जीत बताया है। WHO अफ्रीकी क्षेत्र अब अन्य देशों को नाइजर के मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आर्थिक लाभ। बीमारी खत्म होने से अब लोग सुरक्षित रूप से उपजाऊ नदियों के किनारे खेती कर सकते हैं जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2025। मनु भास्कर को स्पोर्ट ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया। हॉकी दिग्गज PRC राजेश भी सम्मानित हुए। अगला है एशियाई शीतकालीन खेल। चीन के हार्बिन में आयोजित इन खेल में चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो चीन ने इस प्रतियोगिता में दबदबा बनाए रखा और कुल पदकों का 44% हिस्सा जीता। तो यहाँ पे देखा जाए तो चीन जो है
प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके पास स्वर्ण थे 32, रजत पदक थे 27, कांस्य 26 और कुल मिलाकर हो गए 85। दूसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया, जिसमें स्वर्ण 16, रजत 15, कांस्य 14 और कुल मिलाकर हो गया 45। तीसरे स्थान पर जापान, जिसके पास स्वर्ण थे 10, रजत 12, कांस्य 15 और कुल 37। कजाकिस्तान, स्वर्ण थे इसके पास 4, रजत 9, कांस्य 7 और कुल पदक हो गए 20। दूसरा है फिलीपींस। फिलीपींस के पास स्वर्ण 1, रजत 0, कांस्य 4 और कुल पदक की संख्या 5। प्रमुख उपलब्धियां और रिकॉर्ड की बात करें तो चीन का रिकॉर्ड। चीन ने 32 स्वर्ण पदक जीतकर कजाकिस्तान के 2011 के रिकॉर्ड की बराबरी की। यह एशियाई शीतकालीन खेलों में चीन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नए खेल, इस बार इसकी पर्वतारोहण को पहली बार शामिल किया गया। ऐतिहासिक पदक, फिलीपींस पुरुष कर्लिंग में स्वर्ण, थाईलैंड और चीनी ताइपे ने शीतकालीन खेलों के इतिहास में अपना पहला पदक जीता। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो चीन की हान मेई ने स्पीड टेस्टिंग में 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 5 पदक जीते, जो इन खेलों में किसी भी एथलीट द्वारा सर्वाधिक हैं। भारत का प्रदर्शन, भारत ने इन खेलों में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल 59 एथलीट भेजा था। भारत कोई पदक नहीं जीत सका, लेकिन कई एथलीटों ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए। फिगर स्केटर तारा प्रसाद महिलाओं की श्रेणी में 8वें स्थान पर रही। भारतीय पुरुष आइस हॉकी टीम ने मकाऊ को 4-2 से हराकर एशियाई शीतकालीन खेलों में अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो शुभंकर, इन खेलों के आधिकारिक शुभंकर बिनबिन और नीनी नामक बाघ के शावक थे। थीम, खेलों का आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया था। अगला आयोजन 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में ट्रिजोना न्योम सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। बैडमिंटन, इंडोनेशिया ने 16 फरवरी को चीन को हराकर बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। क्रिकेट, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धमान शाह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अगला है जीवन रक्षक पदक 2025। 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला के लिए चुना गया है, जिनमें 6 को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक दिया गया। अगली खबर है कैंसर जीनोम डेटाबेस। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया। नई नियुक्तियों की बात करें तो एसबीआई लाइफ ने दोराबू को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया और डॉक्टर मयंक शर्मा ने रक्षा लेख महानियंत्रक का पदभार संभाला। तो राज्य विशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश की खबर, यूपी विधानसभा अनुवादक की सुविधा अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी। अगली खबर है केरल से, राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक नई पहल शुरू की। उद्देश्य, अनुपयोगी दवाओं को मिट्टी और जल निकायों में फेंकने से रोकना, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को कम किया जा सके। तो जो दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं उनको हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए केरल सरकार ने इसकी शुरुआत की है। संग्रह प्रक्रिया की बात करें कि किस तरह से इसको कलेक्ट किया जाएगा, तो डोर टू डोर कलेक्शन। हरित कर्म सेना और कुदुम्बश्री ने स्वयं सेवक घरों से सीधे एक्सपायर्ड दवाएं एकत्र करते हैं। ब्लू कलेक्शन बॉक्स,
तो सार्वजनिक स्थानों और फार्मेसियों में विशेष नीले रंग के डस्टबिन लगाए गए हैं जहां नागरिक अपनी दवाएं छोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक निपटान। एकत्रित दवाओं को कर्णकुलम स्थित KEIL केरला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्लांट भेजा जाता है जहां उन्हें उच्च तापमान पर जलाकर सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाता है। लागत। तो घरेलू संग्रह पूरी तरह मुफ्त है, अर्थात जो हमारे घरों पर एक्सपायर्ड दवाएं होती हैं उनके लिए हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जबकि जो थोक विक्रेता हैं या खुदरा विक्रेताओं और क्लिनिकों जैसे वाणिज्य प्रतिष्ठानों से निपटान के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क लिया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कोझिकोड नगर निगम और उलियारी पंचायत से हुई है, जिसे धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अगला इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन किया। यह 5 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी का कल्याण सभी का सुख के विषय पर आधारित है। शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण तो वैश्विक भागीदारी। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओपन AI के सैम अल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई और निविदा के जेनसेन हुआंग सहित 40 से अधिक वैश्विक CEO भाग ले रहे हैं। निवेश और स्टार्टअप की बात करें तो भारत इस आयोजन के माध्यम से लगभग $100 बिलियन के निवेश प्रतिबद्धताओं की उम्मीद कर रहा है। एक्सपो में 600 से अधिक स्टार्टअप और 13 देशों के पैविलियन अपनी तकनीकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख घोषणाएं। तो शिखर सम्मेलन के दौरान भारत सरकार द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत 12 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल का अनावरण किया जाएगा, जो विशेष रूप से भारत की भाषाई विविधता के लिए तैयार किए गए हैं। 7 चक्र। यह सम्मेलन 7 प्रमुख विषयों या चक्रों पर केंद्रित है, जिनमें मानव पूंजी, सामाजिक समावेश, सुरक्षित AI, नवाचार, विज्ञान, संसाधन और आर्थिक विकास शामिल हैं। वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व। यह पहली बार है जब AI के प्रभाव पर केंद्रित या वैश्विक शिखर सम्मेलन किसी ग्लोबल साउथ देश में आयोजित किया जा रहा है। भाग लेने प्रमुख दिग्गज की बात करें तो सैम अल्टमैन है जो कि CEO हैं ओपन AI के, सुंदर पिचाई CEO हैं गूगल एंड अल्फाबेट के, जेनसेन हुआम CEO हैं निविदा के, मुकेश अंबानी ये अध्यक्ष हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, डेमिस हसबिस CEO हैं गूगल डीप माइंड और डेमिस हसबिस ही हैं CEO हैं गूगल डीप माइंड के, ये 2 बार हो चुका है। डारिया अमोदेई CEO है एंट्रॉफी के। अर्बन चैलेंज फंड। सरकार ने 4,223 शहरों विशेषकर टियर 2 और टियर 3 की क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए 5,000 करोड़ का एक समर्पित कॉर्पस लॉन्च किया है। अगली खबर है BOC पोर्ट की उपलब्धि। तमिलनाडु का BO चिदम्बरनार पोर्ट उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। मुख्य विशेषताएं और तकनीक की बात करें तो यह प्रणाली बंदरगाह की महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रक्षा कवच प्रदान करती है। 360 डिग्री कवरेज। यह प्रणाली सभी दिशाओं में हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। 5 किलोमीटर की रेंज। यह 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत ड्रोन का पता लगा सकती है, उसे ट्रैक कर सकती है और निष्क्रिय कर सकती है। एकीकृत तकनीक। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज डिटेक्शन, रडार आधारित डिटेक्शन और ऑप्टिकल ट्रैकिंग तकनीकों का मेल है।
प्रमुख उपकरण इसमें ड्रोन डिटेक्टर, डिटेक्शन रडार और मैन पैक जैमर शामिल हैं, जो संदिग्ध ड्रोनों का तुरंत जाम करने में मदद करते हैं। अगली खबर है बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से। आरबीआई के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिट्स और इन्वेस्ट्स के लिए ऋण मानदंडों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा बैंकों को M&A मतलब विलय और अधिग्रहण, मर्जिंग एंड एक्वायर वित्त पोषण सीमा को बढ़ाकर टायर फर्स्ट पूंजी का 20% कर दिया गया है। तो रिट्स और इन्वेस्ट के लिए नए ऋण नियम प्रस्ताव क्या है? तो आरबीआई ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब रिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्ट के लिए सख्त ऋण मानदंड तैयार किए हैं, जो जुलाई 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। पात्रता शर्तों की बात करें तो बैंक केवल उन रिट्स या इन्वेस्ट को ऋण दे सकेंगे जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और जिनका कम से कम 3 साल का परिचालन इतिहास और सकारात्मक नकदी प्रवाह रहा हो। ऋण सीमा। किसी भी रिट इन्वेस्ट के लिए बैंकों का कुल ऋण एक्सपोजर उसकी परिसंपत्ति मूल्य के 49% से अधिक नहीं हो सकता। बैंक की सीमा की बात करें तो एक व्यक्तिगत बैंक के लिए रिट्स के प्रति कुल एक्सपोजर उसके पात्र पूंजी आधार के 10% तक सीमित रहेगा। ऋण की संरचना की बात करें तो ऋणों को अमोर्टाइजिंग मतलब नियमित किस्तों में भुगतान होना चाहिए। बुलेट या बैलून भुगतान अर्थात अंत में एक साथ बड़ी राशि का भुगतान की अनुमति नहीं होगी। फंड का उपयोग। ऋण का उपयोग भूमि खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला है विलय और अधिग्रहण, मर्जिंग एंड एक्वायर वित्त पोषण सीमा में वृद्धि। तो आरबीआई ने भारतीय कॉर्पोरेट के लिए अधिग्रहण वित्त पोषण के नियमों को उदार बनाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। बढ़ी हुई सीमा। बैंकों के लिए मर्ज एंड एक्वायर वित्त पोषण की सीमा को ड्राफ्ट में प्रस्तावित 10% से बढ़ाकर बैंक की टायर फर्स्ट की पूंजी का 20% कर दिया गया है। कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर की बात करें तो बैंकों का कुल CME उनकी पात्र पूंजी से 40% से अधिक नहीं हो सकता है, जिसके भीतर या 20% की M&A सीमा लागू होगी। फंडिंग अनुपात। बैंक अधिग्रहण मूल्य का 75% तक फाइनेंस कर सकते हैं, जबकि शेष 25% खरीदार कंपनी को अपने कोष से देना होगा। उधारकर्ता के लिए शर्तें। अधिग्रहण करने वाली कंपनी को न्यूनतम नेटवर्थ 5,000 करोड़ होनी चाहिए और उसने पिछले 3 वर्षों में मुनाफा कमाया हो। ऋण इक्विटी अनुपात। अधिग्रहण के बाद कंपनी की कुल ऋण इक्विटी का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगली बात करें डिजिटल भुगतान। भारत का डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI बढ़कर 516.76 के स्तर पर पहुंच गया है, जो कैशलेस अर्थव्यवस्था की बड़ी जीत है। सहकारी बैंक सुधार। शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा कुल ऋण के 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई। अर्थात अभी तक जो बैंकें थी वो जो कुल ऋण देती थी उनमें से 10% होता था आवास के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25% तक। अगली खबर है खेल और अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप 2026। 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। वर्ल्ड डिफेंस शो। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित इस शो के तीसरे संस्करण में भारत ने पहली बार भाग लिया। बांग्लादेश चुनाव। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट ने 17 फरवरी को शपथ लेने की तैयारी की। अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026।
2026। तो फरवरी 2026 के सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले 101वें स्थान पर रहा। अगला है विज्ञान और नियुक्तियां। गिफ्ट सिटी, उदय कोटक को गिफ्ट सिटी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ परीक्षण, ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। अब देख लेते हैं 7 फरवरी से 16 फरवरी तक की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। 9 फरवरी 1951, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कार्य की शुरुआत हुई थी। 10 फरवरी 1921, इंडिया गेट की नींव। दिल्ली के प्रसिद्ध इंडिया गेट तब ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा की आधारशिला रखी गई थी। 11 फरवरी 1956, INS शक्ति, भारतीय नौसेना के पहले टैंकर INS शक्ति को सेवा में शामिल किया गया था। 12 फरवरी 1809, अब्राहम लिंकन और डार्विन, अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और विकासवाद के सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन दोनों का जन्म इसी दिन हुआ था। अगला है 13 फरवरी 1879, सरोजनी नायडू का जन्म। भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। भारत में इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 फरवरी 1944, दादा साहब फाल्के का निधन। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले ढूंढीराज गोविंदा फाल्के, दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें 7 से 16 के बीच में जो है, तो 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। उद्देश्य क्या है? दालों के पोषण और खाद्य सुरक्षा में उनके महत्व को बढ़ावा देना। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महत्व, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना। 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। तथ्य, यह महान यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तथ्य, यह भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मनाया जाता है। अगला है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। तो सूचना के प्रसार में रेडियो की ऐतिहासिक भूमिका को याद करना। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। यह सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। तो उद्देश्य क्या है? बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता और समर्थन को बढ़ाना। तो यहाँ पे ये टेबल दी गई है, इससे भी आप देख सकते हैं कि कौन से दिवस किस दिन को मनाए जाते थे। तो ये थे 7 से 16 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और दिवस और ऐतिहासिक घटनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।